के सेट बी के क्वेश्चन पेपर पर हम आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, ट्रांजिस्टर में संग्राहक को किसी विद्युत परिपथ में किस अभिनति में जोड़ते हैं? उत्तर है पश्च अभिनति में। आपको ध्यान होना चाहिए कि उत्सर्जक को अग्र अभिनति और संग्राहक को पश्च अभिनति में जोड़ा जाता है। दूसरा प्रश्न है, डी ब्रॉगली तरंग को परिभाषित कीजिए। बहुत सिंपल सा है, प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित तरंग को डी ब्रॉगली तरंग या कि द्रव्य तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है या अदिश राशि? इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी दिशा प्लस से माइनस क्षेत्र की ओर होती है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अगला प्रश्न है, विशुद्ध प्रेरकत्व युक्त एसी परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच का अंतर होता है। तो आंसर है धारा π/2 पश्चगामी होती है, अर्थात -π/2 का कलांतर होता है। पांचवा प्रश्न है, एक प्रकाश स्रोत और स्लिट के बीच की दूरी असीमित है, तो किस प्रकार का तरंगाग्र है? उत्तर होगा समतल तरंगाग्र। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक नंबर के प्रश्न जो होते हैं उसमें अनावश्यक आपको बहुत कुछ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखिए। ऐसे प्रश्नों को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। खंड बा में आते हैं, प्रश्न 7वां है और मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 6वां कहाँ है। तो 6वां प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रश्न है, वो बहुत ही सहज रूप में आपकी किताब में उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। प्रश्न 7वां, लंबी दूरी तक टीवी प्रसारण के लिए कृत्रिम उपग्रह का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब है, उच्च ऊर्जा युक्त टीवी सिग्नल आयन मंडल से परावर्तित नहीं हो पाते। देखिए, लंबी दूरी तक प्रसारण करना है तो निश्चित है हमको उच्च ऊर्जा युक्त तरंगों की ही मदद लेनी पड़ेगी, और उच्च ऊर्जा युक्त तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी है वह बहुत अधिक होती है, और इस बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी के कारण जो सामान्य रूप से अधिक कम फ्रीक्वेंसी वाली और उच्च तरंगदैर्घ्य वाली तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस धरती पर लौट आती हैं और इसकी सहायता से सूचना का प्रसारण होता है। परंतु टीवी प्रसारण के लिए बहुत लंबी दूरी तक हमको प्रसारण करना होता है, इसके कारण मजबूरी में हम अधिक ऊर्जा वाली तरंगों का इस्तेमाल करते हैं और अधिक ऊर्जा वाली तरंगों की आवृत्ति भी अधिक होती है। इसके कारण से इनकी जो पेनिट्रेशन की क्षमता है वो अधिक होती है और ये आयन मंडल को चीर के निकल जाती है। अब जब ये आयन मंडल को चीर के सीधे निकल गई तो इससे सूचना तो वापस हमारे गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कृत्रिम उपग्रह जो भू-स्थायी उपग्रह होते हैं धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वहाँ इनको रिसीव किया जाता है और फिर उसको वापस रिडायरेक्ट किया जाता है। तो यही कारण है कि कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। 8वां प्रश्न है, विभव मापी के तार की लंबाई 5 मीटर है, इसके सिरों पर 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब लगाने पर विभव प्रवणता का मान क्या होगा? तो विभव प्रवणता का सीधा सूत्र है आरोपित विभवांतर बटे तार की लंबाई, इसको रो से व्यक्त करते हैं तो रो इक्वल टू होता है V/L, और दोनों ही 5-5 है, 5 वोल्ट और 5 मीटर, तो 5/5 बराबर 1, तो इसलिए विभव प्रवणता होगी 1 वोल्ट प्रति मीटर। अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां प्रश्न एक साधारण प्रश्न है, इसलिए हम 10वें को लेते हैं। यह एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड है। अंक श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता निकालनी है। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन में ये ध्यान रखें कि ये प्रतिरोध से उल्टा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होता है, और यहाँ 1/C रिजल्टेंट जो है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 के इक्विवेलेंट होगा। हम वैल्यू रखते हैं C1, C2, C3 की 4, 6 और 12, इनका LCM जो होगा 12 होगा, और इस प्रकार से इनको जोड़ते हैं तो हमको परिणामी धारिता 2 माइक्रोफैराड प्राप्त होती है। खंड 7 पे आते हैं, प्रश्न 11वां, एक चित्र बना के दिखाया गया है और उस लॉजिक गेट का हमको नाम बताना है जो कि चित्र में प्रदर्शित है, उसका बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी भी बतानी है। तो चित्र से स्पष्ट है कि यह एक नॉट गेट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो लॉजिक गेट का नाम है नॉट गेट। मूली व्यंजक इसका होगा y = a बार, और सत्यता सारणी आप देख लीजिए
निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल, इस प्रकार से हम लिस्ट बनाएंगे। निवेशी सिग्नल केवल एक ही है, ए, और उसके दो मान पॉसिबल हैं, 0 और 1। उसके हिसाब से उसका जो निगेशन है 0 का 1 और 1 का 0। तो इस प्रकार से इसकी सत्यता सारणी हो गई। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? निम्नतम अवस्था में नाभिक का द्रव्यमान सदैव उनके घटक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। कारण बताइए। तो आप जानते होंगे कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके घटक न्यूक्लियानों के द्रव्यमान के योग से जाना जाता है। ये उसका होगा सैद्धांतिक द्रव्यमान। सपोज जैसे हम सोडियम की बात करें तो हमको पता है कि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 11 प्रोटॉनों और 12 न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमानों का योग है वही सोडियम नाभिक के द्रव्यमान का योग होगा। परंतु जब वास्तविक रूप से सोडियम का द्रव्यमान मापा जाता है तो यह सैद्धांतिक द्रव्यमान से कम निकलता है, और इसी कमी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। यानी कि सैद्धांतिक और प्रेक्षित द्रव्यमानों में जो अंतर होता है वह द्रव्यमान क्षति कहलाती है। और वास्तव में ये क्षति जो है क्या है, यह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है आइंस्टीन के समीकरण E=mc² के अनुसार, और यह ऊर्जा नाभिकीय कणों को आपस में बांध के रखती है, और इसको आप कह सकते हैं कि यह नाभिकीय बल में कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण है कि निम्नतम अवस्था में नाभिक का द्रव्यमान सदैव उनके घटक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान क्षति के योग से कम द्रव्यमान के योग से कम होता है। क्यों? क्योंकि जो कमी है वह उसको बांध के रखने वाली ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। प्रश्न 13वां है, यह एक ऐसी प्रश्न 13वां क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन असल में नीचे रेड कलर से है और यहाँ आंसर स्टार्ट हो गया, तो हम रेड कलर को लेते हैं। सौर सेल क्या है? सौर सेलों के लिए सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक अधिक पसंद वाले पदार्थ क्यों? तो सौर सेल यहाँ आंसर आप ये ब्लैक वाले को लेंगे। यह ब्लैक कलर में जो लिखा है यह एक ऐसी पीएन संधि होती है, पीएन संधि युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सौर सेल क्या है? एक पीएन डायोड ही है, और उसमें क्या होता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके लिए सिलिकॉन या कि गैलियम आर्सेनिक क्यों पसंद किए जाते हैं? तो कारण ये है, सौर सेल के निर्माण के लिए ऐसे अर्धचालकों का उपयोग करते हैं जिनका बैंड अंतराल कम। ऊर्जा अंतराल आप जानते होंगे, संयोजी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं। तो जिनका कम होगा उन्हीं का प्रयोग हम सौर सेल के रूप में करते हैं। तो सिलिकॉन का जो है 1.1 और गैलियम आर्सेनिक का 1.43 है, तो इसीलिए दोनों प्रिफरेबल हैं, और इनमें भी सिलिकॉन ज़्यादा प्रिफरेबल है। प्रश्न 14वां, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f=1/f1 + 1/f2 होता है, और इसमें f1 की वैल्यू एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, और f2 जो है अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं 1/20 + 1/-25 एलसीएम लेके जब सॉल्व करते हैं तो f=100 सेंटीमीटर आए, और आंसर जो है पॉजिटिव में है, इसलिए हम जवाब आराम से दे सकते हैं कि यह अभिसारी होगा कि अपसारी। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अपसारी लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। चूँकि 100 सेंटीमीटर एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम कहेंगे कि लेंस जो परिणाम में रिजल्टेंट लेंस जो बन रहा है वो अपसारी लेंस होगा। 17वां देखते हैं, आकाश तरंग संचरण क्या है? इसके दो गुण लिखिए। तो वे तरंगे जो प्रेषक एंटीना से सरल रेखा में चलकर या संचार उपग्रह से परावर्तित होकर अभिग्राही एंटीना तक पहुंचते हैं, आकाश तरंग कहलाते हैं। मतलब आप ये बात समझिए कि आकाश तरंगों के अतिरिक्त और जो अन्य तरंगे होती है जैसे भू तरंगे और व्योम तरंगे, ये वायुमंडल की विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर कर्व के रूप में मुड़ जाती है, यानी कि वक्री होती है। परंतु आकाश तरंग ये बहुत अधिक आवृत्ति वाली होती हैं
और इसके कारण से यह वायुमंडल की विभिन्न परतों को चीरते हुए निकल जाते हैं। तो ये 1 to 1 संचरण करती है एकदम सरल रेखा में। तो इस प्रकार की तरंगों के माध्यम से जो संचरण होता है हम उसको आकाश तरंग कहते हैं। तो आकाश तरंग दोनों तरीके से होता है, सोर्स से गंतव्य तक सीधे जा सकती है या कि थ्रू उपग्रह, जहाँ आकाश में वो स्थायी उपग्रह है वहाँ पर जाके रिसीव हो और वापस रिडायरेक्ट होकर के गंतव्य में भेजी जाती है। बस इसमें शर्त ये है कि यह सदैव सरल रेखी गति करेंगे। तो इसके गुण हम आराम से बता सकते हैं। आकाश तरंगों का उपयोग दृष्टिरेखी LOS रेडियो संचार के साथ साथ उपग्रह संचार में भी किया जाता है और आवृत्ति 40 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का प्रसारण केवल दृष्टिरेखी LOS रेडियो संचरण द्वारा ही संभव है। 18वां प्रश्न लेते हैं, प्रकाशिक तंतु के प्रमुख भागों का नाम लिखकर वर्णन करिए। तो एक प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, उसके 3 भाग होते हैं। एक कोर भीतरी भाग होता है जिसको हम कोर ही कहते हैं, हिंदी में कहेंगे क्रोड, केंद्रीय क्रोड। तो यह उच्च अपवर्तनांक की पारदर्शी कांच से बनी एक ट्यूब होती है और इसका जो व्यास है वो 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच हो सकता है। फिर उसके ऊपर क्लैडिंग होती है। तो क्लैडिंग भी पारदर्शी कांच का ही बनाया जाता है या कि पारदर्शी पदार्थों का बनाया जाता है, परंतु इसका जो अपवर्तनांक है वो कोर के अपवर्तनांक की तुलना में कम है। अपवर्तनांक कम रखे जाने के पीछे कारण ये है कि प्रकाशिक तंतु में जो संचार होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के अनुसार होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे उच्च अपवर्तनांक से निम्न अपवर्तनांक के माध्यम में जाती हैं। तो इसीलिए कोर और क्लैडिंग के अपवर्तनांकों में अंतर रखा जाता है। फिर प्लास्टिक जैकेट है, इस पूरी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए बाहर प्लास्टिक का आवरण होता है। तो इस प्रकार से प्रकाशिक तंतु के 3 प्रमुख भाग होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। 19वां प्रश्न, उस विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखिए जिसका तरंगदैर्घ्य परास 6 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम है। वास्तव में 6 नहीं 100 होता है, 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इस रेंज की तरंगदैर्घ्य को हम बोलते हैं पराबैंगनी, अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट। इसकी यूज क्या है? पराबैंगनी विकिरण की सहायता से कीटाणुओं को मारा जा सकता है। मतलब जैसे पैकिंग होती है, खाद्य पदार्थ जो पैकेट में मिलते हैं उनमें कीटाणुओं को मारने के लिए अल्ट्रावायलेट रेस डाला जाता है और उसके बाद पैकेट बनाया जाता है। इस प्रकार से कीटाणुनाशी होते हैं। दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पराबैंगनी किरणें सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। 20वां प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की पाश्चन श्रेणी के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, जहां R = 1.097 × 10⁻⁷ तो पाश्चन श्रेणी के लिए आप जानते हैं कि 1/λ = R × 1/3² - n² होता है। यानी कि उच्चतम किसी भी कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में लौटता है तो पाश्चन श्रेणी की विकिरण उत्सर्जित होती है। n का मान 4, 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इस फार्मूला से स्पष्ट है कि अगर हमको अधिकतम तरंगदैर्घ्य चाहिए तो लैम्डा का मान हम 4 लेंगे और लैम्डा का मान n का मान 4 लेंगे। तो n का मान 4 लेते हुए हम लैम्डा मैक्स की जब गणना करते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है। आप देखिए क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, ये इस जगह पर स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। फिर इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ये पूरा कैलकुलेशन बताया गया है। तो लैम्डा मैक्स हमको मिल रहा है 18,752 एंगस्ट्रॉम और इसी प्रकार से पाश्चन श्रेणी में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य n = इनफाइनाइट के लिए प्राप्त होगा। तो हम जब n = इनफाइनाइट रखते हैं तो उस स्थिति में लैम्डा मिनिमम का मान हमको मिलता है 8,240 एंगस्ट्रॉम। स्क्रीनशॉट लेके इस सवाल को आप यहाँ से दर्ज करेंगे। अब आता
आता है प्रश्न 21वां, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? 400 फेरे वाली कुंडली में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.4 × 10⁻⁵ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कर दें। चुंबकीय फ्लक्स की जो सामान्य परिभाषा है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से उसके लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लेकिन वास्तव में यह कॉन्सेप्चुअल रूप से गलत है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है वो वेबर है, तो संख्या कैसे हो सकती है? फिर भी कॉन्सेप्ट के तौर पे आप ये समझिए कि चुंबकीय फ्लक्स का लेना देना चुंबकीय बल रेखाओं से है। तो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम यूँ समझाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत रखे तल से बद्ध फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबद्ध जो क्षेत्र उनके गुणनफल होते हैं, यानी कि B.A cos थीटा, ये उसकी सही परिभाषा है। B है चुंबकीय क्षेत्र और A वह क्षेत्रफल है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। और हम सूत्र के द्वारा इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं स्वप्रेरकत्व का N.ϕ = Li से, और सभी वैल्यू पुट करने के बाद हमको जो स्वप्रेरकत्व की वैल्यू मिलती है 1.067 × 10⁻³ N। अगला प्रश्न है 23वां। इसको मैंने समझाया है यहाँ। एक शिक्षक अपनी एक पैसेज है वो कंप्लीट मैंने ले लिखा है और उस पर आधारित 3 प्रश्न है। क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है? तो उत्तर है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। दूसरा है प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से जाना जा सकता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी जाना जा सकता है। तीसरा, दैनिक जीवन में लेंज के नियम किस प्रकार से उपयोगी है? तो इसका 2 उपयोग है। एक तो लेंज के नियम से स्पष्ट होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और अगर गहराई से देखा जाए तो लेंज का नियम में फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम परस्पर जुड़े हैं। अब इन्हीं के आधार पर जनरेटर और डायनेमो का निर्माण है। तो यह हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। और दूसरा, लेंज का नियम यह भी प्रकृति की लेंज का नियम हमको प्रकृति में होने वाली जो घटना है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ के संदर्भ में हमको एक अंतर्दृष्टि देता है। लेंज का नियम यह स्पष्ट करता है कि प्रकृति किसी यांत्रिक एवं कृत्रिम घटना के प्रभाव को संतुलित करने के लिए विपरीत एवं तुल्य प्रतिक्रिया देती है, जिससे संतुलन बना रहता है। तो ये लेंज के नियम से का आउटपुट है, आउटकम। प्रश्न 24वां, और ये बड़े प्रश्न है 5 नंबर वाले, और इनमें आंतरिक विकल्प है और समान रूप से बहुत ही साधारण प्रश्न है। पहला विकल्प 24वें में बहुत परंपरागत है, सीधे किताब से आप उतार सकते हैं। दूसरा विकल्प भी ऐसा ही है, स्थिर विद्युत के चैप्टर से लिया गया है 24वां प्रश्न। 25वां प्रश्न जो है यह प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, पहला भाग प्रश्न का प्रकाशिकी से संबंधित है और दूसरा तरंग प्रकाशिकी से है। तो इसमें भी आंतरिक विकल्प है और समान रूप से दूसरा विकल्प सहज स्वाभाविक है। आप अगर किसी ज़्यादा अनहोनी से 2-4 नहीं होना चाहते, बहुत सरल ढंग से आंसर लिखना चाहते हैं, तो दूसरे विकल्प को आप चुनिए और किताब से सीधे उतारिए। प्रश्न 26वां जो है ये भी आंतरिक विकल्प है, इसमें 2 प्रश्न हैं, दोनों ही विकल्प बहुत सामान्य हैं, किताब से सीधे सीधे लिया जा सकता है। और ये चैप्टर है धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस प्रकार से मैंने एक आउटलाइन दे दिया है और आप इसकी सहायता से अपने आंसर तैयार कीजिए। और अगर इस वीडियो का जो PDF वर्जन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा व्हाट्सएप के जरिए या कि मेल कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए और स्टडी में गंभीरता लाइए। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।